हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को बहुपद वाले अध्याय के जो उदाहरण के प्रश्न हैं उनको बताने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2 को शुरू करने से पहले जो कुछ उदाहरण थे उनको बता दिया है। आज के इस वीडियो में जो शेषफल प्रमेय है उसके बाद आता है गुणनफल प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय के टॉपिकों को बताने वाला हूं, जो उदाहरण से संबंधित प्रश्न है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि उदाहरणों के भी प्रश्नों को बताया करो, तो इस बार मैं उदाहरणों के प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो उदाहरणों के प्रश्न में आज जो उदाहरण देखने वाले हैं वो है उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 को जानने से पहले थोड़ा सा गुणनखंड प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। प्रमेय, ये गुणनखंड प्रमेय क्या होता है? अभी उदाहरणों को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नावली के प्रश्न को बताऊंगा। तो ये गुणनखंड प्रमेय क्या है? गुणनखंड प्रमेय जब हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो भाज्य है इसे हम px भी कहते हैं और fx भी बोलते हैं ना। ज्यादातर जब प्रश्न बनाते हैं तो हम हमेशा px लिखते हैं, fx भी होता है, px भी होता है। भाजक को हम हमेशा gx लिखते हैं और भागफल को qx और शेषफल को r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो गुणनखंड प्रमेय है ना, इसमें आपको शेषफल हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0। हमेशा r का मान क्या प्राप्त होना चाहिए? 0 प्राप्त होना चाहिए। ये जो गुणनखंड प्रमेय है और शेषफल प्रमेय में कोई भी डिफरेंस नहीं है। शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय दोनों एक ही है। बस अंतर इतना है कि गुणनखंड प्रमेय में आपको शेषफल का मान 0 रखना है। जैसे शेषफल प्रमेय को हल कर रहे थे ना, तो हम लोग gx के मान को हमेशा क्या करते थे? 0 रखते थे। ठीक है, gx के मान को क्या रखते थे? 0। अब गुणनखंड प्रमेय है, इसमें शेषफल का मान कितना होना चाहिए? शेषफल का मान हमेशा 0 आना चाहिए। ये जो गुणनखंड प्रमेय है इसका नियम है। समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस क्या आपको देखने को मिला? शेषफल प्रमेय में आपको gx का मान 0 देखने को मिलेगा, 0 रखने को मिलेगा, और गुणनखंड प्रमेय में शेषफल का मान हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? चलो एक प्रश्न देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 12 को बना देता हूं, ठीक है। उदाहरण नंबर 12, चलो मैं पढ़ता हूं, आप लोग ऊपर को देखना, ठीक है। ऊपर में डिस्प्ले होगा प्रश्न। यदि बहुपद x का 2 घात माइनस 16 को बहुपद x माइनस 4 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होंगे? तो यहाँ पे मैं पहले px का मान लिख लेता हूं। x का 2 घात माइनस 16 और gx बराबर x माइनस 4। अब यहाँ पे इस प्रश्न में भागफल भी निकालने के लिए कहा है और शेषफल दोनों निकालने के लिए कहा है। तो भागफल और शेषफल निकालेंगे तो क्या यहाँ पे हमें गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करना है या फिर शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है? यहाँ पे अभी इन दोनों का जिक्र हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें दोनों निकालना है। जब भी दोनों निकालना है तो सिंपल इसे क्या करेंगे? भाग करेंगे। शेषफल प्रमेय से हम शेषफल को निकालते हैं और गुणनफल प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, वही शेषफल का मान 0 सिद्ध करेंगे। देखो दोनों कंडीशनों में हमें शेषफल ही निकालना होता है। शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि शेषफल प्रमेय में कभी भी शेषफल जो है वो 0 प्राप्त नहीं होगा, लेकिन गुणनखंड प्रमेय में क्या होगा? हर कंडीशन में शेषफल 0 ही प्राप्त होगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दोनों निकालने के लिए क्या है ना, दोनों निकालने के लिए चलो दोनों निकालते हैं। तो कैसे भाग करते हो? x 2 घात माइनस 16 भागित x माइनस 4। इसके पहले पद और इसके पहले पद को देखना है। इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है। भाई जब ये 2 घात है, ये 1 घात है तो भाग होगा क्या? नहीं होगा। तो रफ कार्य में आपको क्या करना है? इस तरीके से लिखना है पूरे को कोष्टक में। अब देखो अगर मैं यहाँ पे x बस का गुणा कर देता हूँ तो ये बन जाएगा क्या? 2 घात। देखते हैं, पूरा पद में गुणा कर दो। भाजक में पूरा गुणा करना होता है ना। यहाँ पे अगर बराबर नहीं है, ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो भाजक में क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। तो एक x अगर गुणा करूंगा इस पूरे पद में तो बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया x का 2 घात माइनस 4x। ये जो गुणा किए हैं ना वो क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का वर्ग माइनस, सॉरी कितना है? 4x है।
4x। अब इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ पे गोल घेरा कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये हट चुका है, नीचे वाले को आपको देखना है। यहाँ भी इसे गोल घेरा कर देते हैं, घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ये आ गया 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के एक घात वाला कोई भी मान नहीं है, ऊपर में है क्या, नहीं है ना, तो ऊपर में ही है, हमें क्या करना है, नीचे वाले को पहले उतार लेना है। तो प्लस 4x फिर माइनस 16। अब फिर से हमें देखना पहला पद और उसके पहले पद को, दोनों के पहला पद देखते हैं, तो यहाँ पे x एक घात है, यहाँ भी x एक घात है, ठीक है, ये तो मैच हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो क्या करेंगे, x माइनस 4 को 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 4x माइनस 4 चौक 16। इसे कहाँ पे लिखना है, इसे हमें 4x माइनस 16 को यहाँ पे लिखना है, और ये जो 4 है ये क्या है, भागफल है, तो 4 को और किसमें, प्लस में, तो प्लस 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कटा देंगे, तो 0 आ जाएगा। ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, है ना। अगर हम इसे घटाने के नियम के तहत करते हैं तो ये क्या है, पहले प्लस है, तो इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको ऊपर वाले को ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो एक एक करके भी ऐसे कटाएंगे, तो हमें पता है कि अगर सेम टू सेम दोनों मान एक जैसा रहे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, कटा देना है, तो ये 0 प्राप्त हुआ। तो शेषफल जो है, शेषफल बराबर 0, भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, x माइनस x प्लस 4 प्राप्त हो रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या है, px, है ना, px, इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। भाजक कितना है, x माइनस 4, भागफल कितना है, x प्लस 4। देखो यहाँ पे px gx, और इसको हम क्या कहते हैं, qx, है ना, qx, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सभी मानों को रख रहा हूं, तो ये हो गया, ये प्लस 4 है, फिर r का मान 0। तो इससे अब आपको क्या पता चल रहा है, px को, चलो px का मान भी रख दो, x का 2 घात माइनस 16, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि x के 2 घात माइनस 16 को x माइनस 4 से भाग देने पर भागफल x प्लस 4 व शेषफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है। 0 प्राप्त होता है, जब प्राप्त हुआ, होता है मत लिखो, हुआ लिखो, प्राप्त हुआ, जो x माइनस 16 का, एक गुणनखंड x माइनस 4 व x प्लस 4 है, बस यही लिखना है, ठीक है। तो इतने में ये 12वां जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ, ठीक। इसमें भागफल और शेषफल दोनों निकालने कहा था, इसीलिए हम लोग ये वाला जो तरीका है ये उपयोग में ला रहे हैं। अगर हमसे ये भागफल और शेषफल ना पूछ के डायरेक्ट कहता कि गुणनखंड कीजिए, तो ये तरीका उपयोग में लाने की जरूरत नहीं था। तो ये अब पता चल गया ना कि भागफल शेषफल पूछेगा तभी बस आपको ऐसा कुछ करना है। चलो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं। अब देखो 13वां प्रश्न, क्या x माइनस 2 बहुपद px बराबर x का 3 घात माइनस 3x का 2 घात प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। तो देखो 13वां प्रश्न कैसे बनेगा, पहले 13वां प्रश्न के px के मान को लिख लेते हैं। px का मान कितना है, x का 3 घात माइनस 3x का 2 घात प्लस 4x माइनस 4, और gx का मान x माइनस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रश्न में डायरेक्ट कह दिया है कि गुणनखंड करना है, तो क्या यहाँ पे मुझे भागफल और शेषफल दोनों निकाल के बताना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस प्रश्न में क्या है कि गुणनखंड करना है, इसका मतलब ये है कि सिंपल तरीके से हल करना है। शेषफल प्रमेय सबसे पहले लागू होगा, ये आपका पहला समीकरण है। शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय डिफरेंस बस इतना है कि r का मान गुणनखंड प्रमेय में 0 प्राप्त होगा और शेषफल प्रमेय में
कोई भी संख्या में r का मान प्राप्त होगा। तो यही डिफरेंस है, गुणनखंड में हमेशा 0 प्राप्त होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो px gx इसे तो हमने पहला समीकरण मान लिया। अब यहाँ पे शेषफल प्रमेय से हमें पता है, शेषफल प्रमेय से हमें ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात है gx बराबर 0। तो यहाँ पे जहां पे gx है ना, उसके जगह में क्या रख देंगे, 0, फिर x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। अब इस 2 को इस साइड लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, देखो जोड़ने या घटाने में होता है तभी ये पक्षांतर नियम लागू होता है। तो ये जो -2 है बराबर के इस पार जहां पे 0 है उस साइड आएगा, तो 0 + 2 हो जाएगा ना, मतलब 0 के साथ जुड़ेगा ये, और यहाँ पे क्या बचेगा, x। तो ये हो गया 2 बराबर x। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, ये है। तो जहां जहां पे x है वहीं पे बस रखना है। तो देखो कहां पे है, यहाँ पे x का 3 घात मतलब 2 का 3 घात है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है px है ना, तो p2 लिखो पहले, p2, उसके बाद x का 3 घात मतलब 2 का 3 घात, फिर -3, फिर गुणित, ठीक है। देखो ये x जो है इसके साथ गुणा के रूप में है, इंटू है मतलब गुणा में, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, फिर 2 का 2 घात, फिर प्लस, फिर 4, x यहाँ भी इसके साथ गुणा में है तो 2 के साथ गुणा है ना, x का मान कितना है, 2 है, फिर -4। अब आगे इसको हल करो, तो 2 का 3 घात मतलब कितना होगा, 2 को अगर 3 बार गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हमें प्राप्त हो रहा है। फिर पहले इन दोनों को गुणा करो, तो 2 दूनी 4 और 4 और 3 गुणा करने पर कितना आ गया, 4 तिया 12, फिर 4 दूनी 8, फिर +4। आगे इसको हल करते हैं, तो देखो जितने भी प्लस है उनको जोड़ दो, जैसा भी करो, जोड़ना और घटाना है हमें। तो देखो 12 है यहाँ पे, माइनस में 8 और 4 12 होता है, तो इन तीनों को काट दो, बचा कितना, बच रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है। यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या, ये तो 0 आना चाहिए, देखो कहीं पे मुझसे गलती थोड़ी हुआ है, प्लस माइनस में गलती हुआ होगा, हाँ यहाँ पे हुआ है, ये माइनस है, तभी तो मैं सोच रहा था, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय जो है वो 0 हमेशा प्राप्त करने के लिए देता है, तो अगर 0 नहीं आएगा तो फिर प्रश्न तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये गलती हो रहा था, चलो इसको सुधार लिए, ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे -4 है। अब देखो ये हो गया 8 दूनी 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे चलो, ये 8 दूनी 16 और ये -4 और -12, -4 और -12, ये भी -16 हो जाएगा। ये 16 कट के कितना प्राप्त हुआ, 0। तो ये जो 0 प्राप्त हो रहा है यही सिद्ध कर रहा है, यही क्या कर रहा है, सिद्ध कर रहा है कि ये जो प्रश्न है ये क्या है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है अतः px अतः px gx का नहीं, अतः px एक गुणनखंड है, बस इतना लिख दो, px एक गुणनखंड है, ठीक है। तो px क्या हो गया, एक गुणनखंड। ये पूरा प्रश्न की लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता दो कि px क्या है, एक गुणनखंड है। और ये कैसे सिद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो मान आ रहा है ना 0 आ रहा है, तो ठीक है, 0 से शेषफल प्राप्त हो रहा है, ये बता रहा है कि px क्या है, एक गुणनखंड है। मतलब जो x 3 घात -3 x 2 घात + 4x -4 जो है वो क्या है, एक गुणनखंड है। समझ में आ गया ये प्रश्न। चलो अगला देखो, 13वां के बाद 14वां उदाहरण। सिर्फ 2 उदाहरण और है। क्या x - a बहुपद px बराबर x का 3 घात - a x का 2 घात + 5x - 5a का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है ये जो px है ना, इसके मानों को रख देना है। तो यहाँ पे x का 3 घात है -a x का 2 घात + 5x - 5a, और यहाँ पे gx का मान कितना दिया है, x - a, x माइनस यहाँ पे a दिया है gx का मान।
ये आपका पहला समीकरण हो गया। देखो मैं प्रश्न गलती खोली है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 घात माइनस ए, हाँ ठीक है, ये 5x फिर 5 माइनस ए, ठीक है, जी एक्स माइनस ए। अब क्या करेंगे, आपको पता है शेषफल प्रमेय से हमें ज्ञात है, मैं यहाँ पे अब लिख नहीं रहा हूँ ना, शेषफल प्रमेय से हमें ज्ञात है कि जी एक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसके जगह पे डायरेक्ट 0 रख देते हैं, फिर एक्स माइनस ए इस साइड आ जाएगा, 0 के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। देखो ये माइनस है, तो माइनस है तो पक्षांतर करने पर क्या होता है, हमेशा पक्षांतर करने पर माइनस से प्लस हो जाता है ये। तो इस साइड आके 0 प्लस ए बराबर एक्स, तो a बराबर x हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इस a के मान को कहां पे रखेंगे, समीकरण 1 में। मैं अब डायरेक्ट रख रहा हूं ना, तो pa बराबर a का कितना घात, 3 घात माइनस a, और ये a का 2 घात है ना, x की जगह पे उसमें हम लोग a रखेंगे इस बार, फिर प्लस 5a फिर माइनस 5a। आगे जब इसको हल करेंगे तो a का 3 घात, फिर ये देखो ये भी है, सॉरी ये 2 है, यहाँ पे 2 घात है ना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, a का 3 घात, फिर 5a, इन दोनों को गुणा करेंगे और पहले से यहाँ पे 5 दिया, ये और ये प्लस माइनस होने का कारण कट गया, सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, ये भी कट गया। तो यहाँ पे pa का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। और ये जो pa का मान 0 प्राप्त हो रहा है, यही क्या सिद्ध कर रहे हैं, यही सिद्ध कर रहा है कि ये जो px है वो क्या है, एक गुणनखंड है। तो ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। यहाँ पे नीचे में लिखना है, अतः px का मान, अतः px का गुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान प्रश्न है। अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, उदाहरण के अंतिम प्रश्न को। देखो 15वां प्रश्न, यदि x माइनस 1 px बराबर x का 2 घात प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान है, चलो कैसे हल करेंगे, पहले मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूँ। तो ये 15वां प्रश्न ना हमारा, 14वां हो गया 15वां। तो यहाँ पे px का मान है x के 2 घात प्लस x प्लस k, ठीक है, और जी एक्स का मान, ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा, x माइनस 1। आप सभी को क्या पता है, जी एक्स का मान है ना, तो जी एक्स का मान कितना रखना है भाई, जी एक्स का मान यहाँ पे 0, फिर x माइनस 1, यहाँ पे ये 0 माइनस 1, माइनस इस पर आके आपका प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो गया, x बचेगा, 1 बराबर x। तो x का जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है, यहाँ भी x, यहाँ भी, यहाँ भी। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो p 1, ठीक है, p1 बराबर यहाँ पे 1 का 2 घात, फिर यहाँ भी 1, और यहाँ पे 1 मिनट, k कहाँ गया, k का मान ही निकालना है ना हमें इस प्रश्न में। तो k का मान कहाँ पे है, k लास्ट में है क्या, ठीक है, ये 6 नहीं है, k है, ठीक है, मैं भूल गया था, k है ये, ठीक है, k ये रहा। अब आगे इसको हल करते हैं, तो देखो ये 1 का वर्ग 1 है ना, और पहले से यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये भी 1 हो गया, फिर ये 6 लिख रहा हूँ, देखो फिर k को k। अब यहाँ पे ये जो p1 है, यहाँ पे p1 देखो, ये जो p1 है यहाँ पे px है ना, तो इसी का मान क्या प्राप्त होता था, हमेशा 0। तो गुणनखंड, ध्यान देना, गुणनखंड प्रमेय से हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है ना, हमें ज्ञात है, जब हम x के मान को रखते हैं, जो भी हो 2 3 4, तो इसका जो मान है, इसके पूरे मान शेषफल कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो ये जो मान है p1 है ना, x के बराबर, देखो px बराबर आप कह सकते हो कि px बराबर p, क्योंकि x के जगह पर ही हमने कितना रखा है, 1 रखा है यहाँ पे। तो इन दोनों का मान जब इसको हल करते हैं तो शेषफल निकालते हैं, तो ये पूरा मान क्या प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो जब आगे हल करते जाएंगे तो शेषफल में क्या प्राप्त होगा, 0। तो अब गुणनखंड प्रमेय से हम p1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, 0, तो इसके जगह पे 0 आ जाएगा। कहां से आया पता चला, गुणनखंड प्रमेय से ज्ञात है, आपको लिखना है, गुणनखंड प्रमेय से हमें ज्ञात है कि p1 का मान कितना होता है, यहाँ पे बता देना है, p1 बराबर 0,
ठीक है, इस तरीके से P1 बराबर 0। अब यहाँ पे कितना है, 1 और 1 2, और फिर प्लस k, इसको उस पार लेकर आते हैं यार, 6 को 6 बना देता हूँ मैं, k को, ये k है, ठीक है। अब इस 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो ध्यान देना पक्षांतर नियम लागू होगा, तो 0 माइनस है ना, इस साइड आके प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये रहा k। 0 के साथ -2 को घटाओगे तो 2 का 2 ही प्राप्त होगा, मतलब -2, ये रहा k। तो k का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरीके से आपका 15वां तक के जितने भी उदाहरण थे समझो, वो पूरा उदाहरण कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं प्रश्नावली के प्रश्न को बताऊंगा, तो प्रश्नावली के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ।